हे स्टूडेंट्स, आइए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट को, जिसमें अब तक हम ये जान चुके हैं कि किस तरीके से हमारे ही राजाओं की कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से जो ब्रिटिश हैं वो हमारे भारत के अंदर एंटर हुए और उन्हें हमने ही जगह दी कि आइए आप अपने पैर फैला लीजिए हमारे भारत में, आइए हमारे ऊपर राज कर लीजिए। क्योंकि हमारे अंदर तो इतनी कोई खास इतनी दूर की सोच है ही नहीं कि हम ये देख सकें कि आज जो आप हमारे बीच में लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, एक राजा की मदद करके दूसरे राजा को हरा रहे हैं, कल को आप ही हमारे ऊपर भी तो राज कर सकते हैं। इतनी दूर की सोच हमारी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आ जाइए हमारे ऊपर राज कर लीजिए। ये बात अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर देखी, लेकिन अब जो सिनेरियो है, अब जो सीन है, वो थोड़ा सा बदलने वाला है। पहली बार हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दूर की सोच रखी और धीरे धीरे करते हुए ये एक चिंगारी भड़कने लगे कि हाँ, हमें अमीन ब्रिटिश का विरोध करना चाहिए, हमें अपनी आज़ादी चाहिए। ये एक चिंगारी कहाँ से शुरू हुई, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पार्ट 2 है इसका नाम है हाइट्स ऑफ ऑपरेशन, और सबसे पहले बताया गया इसके अंदर राम मोहन रॉय के बारे में। आपने ये नाम जरूर सुना होगा, राजा राम मोहन रॉय फ्रॉम 1772 टू 1833। ये एक ऐसे इंटेलेक्चुअल थे, एक ऐसे सूझबूझ वाले इंसान थे जिन्होंने दूर की सोच रखी, जिन्होंने पहले से ही सोच लिया, देख लिया कि हाँ, हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और हमें इसका सामना करना ही होगा, हमें इन चीज़ों को बदलना ही होगा। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बदली, ऐसी जो प्रथाएं चल रही थी जैसे कि सती प्रथा हो या फिर चाइल्ड मैरिज हो, इन्होंने इन सभी चीज़ों को अबॉलिश करवाया ताकि जो लोग हैं जिनकी जो सोच छोटी सोच है वो आगे निकल कर आ सकें और अपने देश के बारे में कुछ सोच सकें, कुछ कर सकें। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं राम मोहन रॉय के बारे में यहाँ पर। राम मोहन रॉय, अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, understood what was wrong with the country। ये एक बंगाल से रहने वाले, बंगाल के रहने वाले एक लर्नेड मैन, एक समझदार इंसान थे जिनको ये पता चल चुका था कि कंट्री के साथ, हमारे देश के साथ कुछ गलत हो रहा है। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of great achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारे अंदर बहुत काबिलियत है, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो सुपरस्टिशंस हैं, जो अंधविश्वास हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, जैसे कि पिछली पार्ट में हमने देखा कि लोग जो थे वो ये बातें फैला रहे हैं कि अगर आप सी को क्रॉस करेंगे, समुद्र क्रॉस करके जाएंगे तो आप अपना रिलीजन खो देंगे। अरे ये अंधविश्वास ही तो है ये सब। तो ये जो अंधविश्वास है, इनकी वजह से हमारी सोसाइटी खराब होती जा रही है, उनकी सोच इससे आगे बढ़ ही नहीं रही। इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी के अंदर चेंज लाना होगा, सोसाइटी को रिफॉर्म करना होगा। ये सोच थी राजा राम मोहन रॉय की। He told his wife उमा, उन्होंने अपनी वाइफ उमा को कहा, cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे गाय का कलर अलग होता है, कोई व्हाइट होती है, कोई ब्लैक होती है, हर गाय का अलग अलग कलर है, लेकिन उनका जो दूध है उनका कलर हमेशा सेम रहता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारे रिलीजन है वो अलग अलग हैं, उनके नाम अलग हैं, उनकी रिलीजियस बुक्स हैं वो अलग हैं, रामायण है, महाभारत है, मुस्लिम्स की अगर देखी जाए तो कुरान है। तो ये सब बुक्स भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सभी धर्मों का जो मेन जिस्ट है, जो मुद्दा है, वो यही एक ही है कि हमें एक होकर रहना चाहिए। He was attracted by science and modern knowledge। ये जो राजा राम मोहन रॉय थे, ये साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहते थे। इन्हें हमेशा ये रहता था कि किस तरीके से साइंटिफिक सोच रखी जा सकती है। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। इनके अकॉर्डिंग नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए, उनके अंदर कोई भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823। इन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए जिसमें ये अपनी अच्छी सोच, जो आगे की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी वाली सोच थी, ये ऐसी सोच अपने न्यूज़पेपर में डाला करते थे। लेकिन जो ब्रिटिश थे उनको ये थोड़ा सा शक हो गया इनके ऊपर कि कहीं इनकी लिखी हुई जो बातें हैं उनसे लोगों में ब्रिटिश के खिलाफ विरोध ना फैल जाए, इसीलिए उन्होंने इनके जो न्यूज़पेपर से उन्हें 1823 में बंद करवा दिया। लेकिन ये चुप होकर आराम से बैठने वाले नहीं थे। इन्होंने क्या किया? He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful। There he told them
यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने अपनी जो समुद्र है वो क्रॉस करके गए। अभी तक तो लोग सुपरस्टिशियस थे, राइट, वो अंधविश्वासों में पड़े हुए थे, भाई समुद्र क्रॉस किया तो हमारा रिलीजन हमसे छीन लिया जाएगा, हम बिना रिलीजन के हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने उन सुपरस्टिशंस को पीछे छोड़ते हुए समुद्र क्रॉस किया और वहां पर जाकर ये जाना कि ऐसा क्या है जो ब्रिटिश को पावरफुल बना रहा है। और ये एक बहुत ही साइंटिफिक सोच थी। जरा सोचिए, जब हमें पता होगा कि हमारा जो दुश्मन है उसकी शक्ति का राज क्या है, तभी तो हम उसकी शक्ति का जो जड़ है उसे खत्म करके उसे निहत्था बना पाएंगे और उसे यहां से भगा पाएंगे, राइट। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक सोच रखी और वहां पर जाकर इन्होंने ब्रिटिश को कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। इन्होंने कहा कि हाँ, हम आपको तैयार हैं मानने के लिए कि आप हमारे राजा हैं, आप हमारे रूलर्स हैं, लेकिन आप भी हमें अपने सब्जेक्ट्स, अपने प्रजा की तरह बिहेव कीजिए, हमें अपना गुलाम मत समझिए, हमारे ऊपर गुलामी का ठप्पा मत लगाइए, हम आपकी प्रजा हैं और जो राजा है प्रजा के प्रति उसके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि प्रजा सुख से रहे, शांति से रहे, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं रूलर्स की। तो आपको रूलर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें समझना होगा, तभी हम आपको अपना रूलर मानेंगे। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो हमारे बात सुनने वाले थे क्या? हमारे बारे में कुछ सोचने वाले थे? नहीं। तो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद स्टार्ट हुआ ऑपरेशन, यानी कि ब्रिटिश ने और ज्यादा दबाव बनाना हमारे ऊपर शुरू कर दिया। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस। In 1818, they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस के ऊपर और ज्यादा दबाव, उन्हें और ज्यादा ऑपरेस करते जा रहे थे। उन्होंने बहुत ही क्रूर कानून बनाने शुरू कर दिए, जिनमें से एक कानून, एक लॉ था जिसका नाम था रेगुलेशन 3। इसके अकॉर्डिंग एक इंडियन को अपनी मर्जी से जब चाहे वो ब्रिटिश जेल के अंदर डाल सकते थे और उस इंडियन को एक कोर्ट में पेश करके अपनी बात कहने का मौका तक नहीं मिलेगा। वैसे तो यही होता है ना कि जब भी किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगता है तो उसे कोर्ट में ले जाया जाता है, उसके ऊपर केस लड़ा जाता है, वो अपनी बात कहता है और अगर कोर्ट को लगता है, यानी कि जज को लगता है कि अगर वो मुजरिम है, उसने गुनाह किया है, तब जाके उसे जेल में डाला जाता है। लेकिन रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग जो इंडियंस हैं उन्हें बिना किसी ट्रायल के ही, बिना अपनी बात रखने का मौका दिए ही जेल में डाल दिया जाता। All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private businesses. यानी कि जो ब्रिटिश हैं वो क्या कर रहे थे, वो हमारे जो जितने भी बिजनेसेस थे उन्हें दबाकर अपने प्राइवेट बिजनेसेस से बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे और उन्हें सैलरीज भी जो इंडियन लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा मिला करती थी। In 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 में जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने ब्रिटेन से 7 करोड़ रुपीस का सामान लाया, इंडिया के अंदर मंगवाया। अब जरा सोचिए, बात हो रही है 1829 की। उस समय पर जो 7 करोड़ रुपीस थे वो आज ना जाने कितने ही 1000 करोड़ रुपीस बन चुके होंगे, राइट। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय पर उन्होंने जब 7 करोड़ रुपीस का सामान इंडिया में मंगवाया बेचने के लिए, तो हम ये कहना गलत नहीं होगा कि ना जाने कितना ही अंधा प्रॉफिट उन्होंने इन पैसे से कमाया, इन चीजों से कमाया। The British prospered on the company's loot while Indians industries began to die. यहां पर क्या हुआ, ये जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये तो ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर रही थी, बहुत फल फूल रहे थे ब्रिटिशर्स इस कंपनी की लूट से, क्योंकि ये कंपनी भारत को लूटती ही जा रही थी। जो भारत की इंडस्ट्रीज थी, इंडिया की इंडस्ट्रीज थी, वो बंद होती जा रही थी और ब्रिटिशर्स अपना सामान लाते इंग्लैंड से और उसे यहां पर बेचकर सारा पैसा इंग्लैंड ले जाया करते थे, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा खत्म होते जाने लगी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. उस समय पर हमारे ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे वो थे बेंटिक। उन्होंने इंग्लैंड में जाकर बताया कि जो इंडियंस हैं, जो बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स हैं, यानी कि जो कॉटन वीवर्स जो कॉटन का सामान बुनते हैं, बनाते हैं, उन लोगों की बोन्स बेचारी ब्लीच होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें 2 वक्त का खाना खाने को भी नहीं मिलता, वो बिल्कुल ही कमजोर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां, जो उनकी बोन्स हैं, वो गलती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, वो कमजोर होते जा रहे हैं। और दोस्तों, इन्हीं सब लॉज और इन्हीं सब क्रूल मेंटालिटी की वजह से हर जगह डिससैटिस्फैक्शन बढ़ने लगा फ्रॉम 1835 टू 56। देखते हैं क्या कहा गया है। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत।
In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. यानी कि पुराने जमाने में उस समय पर हमारे इंडिया में जो एजुकेशन थी वो थी पर्शियन और संस्कृत में, लेकिन तभी एक इंग्लिशमैन जिनका नाम था लॉर्ड मकॉले, उन्होंने एक चेंज सजेस्ट किया. क्या चेंज किया? We should teach the natives through the English language. आई अग्री. यहां पर वो लॉर्ड मकॉले कह रहे हैं कि हमें ये जो नेटिव्स हैं, जो इंडिया के लोग हैं, हमें इन्हें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए. अब ऐसा इसलिए इन्होंने सोचा कि क्योंकि अगर हम इन लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, इन्हें हमारी भाषा आएगी, तो हम इन्हें छोटे मोटे जो क्लर्क्स वाले काम होते हैं वो आसानी से दे देंगे और इन्हें बहुत कम पैसों में हम हायर कर लेंगे. इसीलिए इन्होंने जो इंग्लिश एजुकेशन है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दी. इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम. जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि जब इन इंग्लिश एजुकेशन आई तो लोग इंग्लिश में एजुकेट हुए, तो इन ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को, इंडियन लोगों को जो कि इंग्लिश में एजुकेट हो चुके हैं, उन्हें छोटी छोटी मतलब बहुत ही प्यून जैसी जॉब्स या फिर जो बहुत ही छोटे काम होते हैं, ऐसे कामों के लिए उन्हें हायर करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन इससे हमें एक फायदा भी हुआ. क्या फायदा हुआ? इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. यहां से ये फायदा हमें हुआ कि इंग्लिश में जब एजुकेशन लोगों को मिलने लगी तो लोगों की जो सोच है, जो माइंडेडनेस है, जो पहले बहुत ही नैरो माइंडेड लोग हुआ करते थे, उनकी सोच में विस्तार हुआ. उन्हें दूर दूर की चीजें दिखाई देने लगे कि हाँ, हम इस तरीके से ब्रिटिश हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम उन्हें इस तरीके से ठीक कर सकते हैं. ये सूझबूझ आने लग गई इंडियंस के अंदर. ये फायदा हुआ इस एजुकेशन की वजह से. यहां लोग क्या कह रहे हैं? जब लोगों को समझ आने लगा तो कह रहे हैं वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इंप्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस. राइट? यहां पर क्या कह रहे हैं कि हमें अपने भाइयों को भी एजुकेशन देनी चाहिए ताकि उनकी जो मटेरियल कंडीशंस हैं, राइट, जो उनके रहने सहने के कंडीशंस हैं, वो इंप्रूव हो सके. फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. और ऐसा करने के लिए हमारी जो ग्रीवेंसेस, हमारे जो दुख दर्द हैं, हमें उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट तक लेकर जाना होगा. और इसके बाद मैं ये देख पा रहा हूं कि हमें गिवन है एक मैप. बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत में जैसे हमें इंडिया का मैप गिवन था, अब यहां पर मैप गिवन है. बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया. यानी कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि पहले जब हमारा पुराना वाला मैप था उसके अंदर रेड पार्ट बहुत ही कम था, लेकिन 1856 आते आते जो ब्रिटिश है उन्होंने हमारे बहुत सारे जो इंडिया है, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था. They cared little about the needs of Indians. और ये जो ब्रिटिशर्स थे, ऑब्वियसली ये इंडियंस की नीड्स के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं किया करते थे. इसके बारे में तो कहना कोई बड़ी बात है ही नहीं. हम ये सारे चैप्टर में यही देखते आ रहे हैं. अगर उन्हें हमारी इंडियंस की कोई थोड़ी भी परवाह होती तो वो इतने क्रूल रूल्स कभी नहीं बनाते. Our kings have become puppets and we have lost our all jobs एंड लैंड्स. यहां पर लोग आपस में बातें कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं? कि हमारे जो राजा हैं वो कठपुतली बन चुके हैं ब्रिटिश के हाथों की. जो ब्रिटिश लोग कहते हैं वो हमारे किंग्स करते हैं. हमें हमारी जो पुरानी जॉब्स हैं हम वो खो चुके हैं, हमारे लैंड्स भी हम खो चुके हैं. दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स. वो हमारे भाइयों को, इंडियंस को कन्वर्ट कर रहे हैं, उनका धर्म बदल रहे हैं. यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट. तुम लोग सिर्फ बातें करते रहते हो. अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम इन ब्रिटिश लोगों को यहां से भगा सके. यानी कि फाइनली अब एक ऐसी चिंगारी हमें देखने को मिल चुकी है कि जहां पर लोगों के मन में आ गया है कि अब हमें और गुलामी नहीं करनी, अब हमें इन ब्रिटिशर्स को यहां से भगाना होगा. यानी कि पहली कुछ चिंगारियां हमें फाइनली अपने चैप्टर में देखने को मिली हैं जब हमारे लोग बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड थे ब्रिटिशर्स के रूल्स से. राइट स्टूडेंट्स? तो अब देखना यह होगा कि फर्दर चैप्टर में कि विद्रोह की चिंगारी जो उठी है, ये चिंगारी बुझ जाती है या फिर एक लड़ाई का रूप लेगी. ये जानेंगे हम अगले पार्ट में. So see you in the next part. I am sure students आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा. तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.